तो बाजार बोलता है मैं आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम नज़र डालते हैं एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़े पर कि एफआईआईज ने कहाँ बिकवाली करी, डीआईआईज ने कितनी खरीदारी करी है। तो ये जो नंबर हैं ये 23 सितंबर के हैं। डीआईआईज ने 2670 करोड़ रुपए की यहाँ पर खरीदारी की है, जबकि एफआईआईज का नंबर देखें तो यहाँ पर 3500 करोड़ रुपए के आसपास की एफआईआईज की तरफ से बिकवाली की गई है। अब अगर ग्लोबल मार्केट पर नज़र डालें तो ग्लोबल मार्केट क्या संकेत दे रहा है ये भी आप एक बार देख लीजिए। डो जोन्स इसमें गिरावट देखी गई है, करीब करीब 0.19% की यहाँ पर गिरावट रही है। शंघाई कंपोजिट में यहाँ पर अच्छी खासी मामूली तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है, आधा % के आसपास की। हैंग सेंग में करीब करीब 1% की तेज़ी रही है। निक्केई 225 इंडेक्स में 0.1% की तेज़ी रही, मतलब फ्लैट टू पॉजिटिव ये नजर आया है। और कोस्पी इंडेक्स इसमें करीब करीब 1% के आसपास की गिरावट रही है। अब आते हैं गेनर्स और लूजर्स पर। तो सबसे पहले नजर डालेंगे आज के टॉप गेनर्स पे। बजाज इलेक्ट्रिकल, इसमें आज 9.5% से ज़्यादा की शानदार तेज़ी देखी गई है। मिंडा कॉर्प इसमें 7.5% से ज़्यादा की तेज़ी रही है। अनंतराज में 6.5% की तेज़ी। प्रोटीन इसमें 5% के आसपास की तेज़ी और प्रकाश राज में 3.96% के आसपास की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। लूजर्स की अगर बात करें तो लूजर्स में पहला नाम आता है अडानी पावर का। अडानी पावर में 5% के आसपास की फिलहाल यहाँ पर गिरावट नज़र आ रही है। एटीजीएल इसमें करीब करीब 4% की गिरावट है। अडानी का ही अगला स्टॉक है, इसमें भी 3% के आसपास की गिरावट। अडानी ग्रीन इसमें 2.5% के आसपास की गिरावट और एवेंटेल इसमें भी 2.5% के आसपास की गिरावट। अडानी के ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर इनमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब बढ़ते हैं ग्लोबल खबरों की तरफ। तो ग्लोबल खबरों में जो पहली खबर है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत और चीन पर आरोप लगाया है। आरोप क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत और चीन रूसी तेल खरीदकर रूस और यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर रूस ये युद्ध खत्म नहीं करता तो अमेरिका उस पर और भारी टैरिफ लगाने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ये दोहराया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था उसको रुकवाया है। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि यूएस की जो इकोनॉमी है वो बेहद मजबूत है, शेयर बाज़ार अच्छा चल रहा है और महंगाई भी काबू में है। तो रचित सर, सबसे पहले इस पर आपका टेक जानना चाहेंगे कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं, दूसरी तरफ H1B वीज़ा वाली खबर आ जाती है और उसके बाद एक बार फिर से वो इस तरीके के आरोप लगाते हुए नज़र आ रहे हैं कि भारत जो है वो फंड कर रहा है रूस और यूक्रेन के युद्ध को। तो सर, इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या अब डोनाल्ड ट्रंप को सीरियसली लेना छोड़ देना चाहिए या उनकी ऐसी बातें क्या कुछ अब मायने रखती हैं कि नहीं? सिमरजीत जी, मैं अभी मेरी जो हंसी है ये इसी बात पे है कि देखिए, प्रैक्टिकली हमारी भी क्या विडंबना हो चुकी है कि क्योंकि हम दर्शकों को केटर कर रहे हैं और ये एक प्रोटोकॉल के तहत आता है कि अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है तो वो हमको कवर करना चाहिए। बट फ्रैंकली, डू यू थिंक इट इज मेकिंग सेंस? नो, इट इज नॉट। और इस बार तो जो उन्होंने पूरा का पूरा एक बात बोली है उसमें उन्होंने यूरोप को भी डाल दिया है साथ में। मतलब अब वो यूरोप की तरफ भी टारगेट कर रहे हैं। इंडिया और चाइना तो उनके शूटिंग रेंज में रहते ही हैं, जब उनका मन चलता है तब वो वैसी बातें कर लेते हैं। एंड वेरी फ्रैंकली, ये एक फेलियर दिखा रहा है। आई एम टू स्मॉल टू से दिस, बट जो वो अपनी पावर समझ रहे थे वो पावर अब कहीं ना कहीं जाती भी दिख रही है। और आप देखें कि प्रैक्टिकली ये भी चीज समझ में आ गई है। जब रिसेंट टाइम्स में देखा था हमने, कुछ टाइम पहले ही एक मीटिंग भी हुई थी जिसमें पुतिन साहब और ट्रम्प साहब दोनों मिले थे और वो इस कॉन्फिडेंस से गए थे कि वो सीज फायर करा देंगे। फिर उन्होंने जेलेंस्की साहब से भी मीटिंग करी थी। कहीं ना कहीं ये क्लियरली हो गया था कि पुतिन साहब भी बिल्कुल उतने ही स्ट्रांग हेडेड है। और ये जो मूड स्विंग्स है, मैं इसको ऐसे ही रखना चाहूंगा, ये जो मूड स्विंग्स है ट्रम्प साहब के साथ, हमें अब ये चेक करा लेना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है जो इनके इतने रैपिड मूड स्विंग्स होते हैं। और जब ये एक बर्थडे विशेष आए थे हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए और एक बातें हुई थी आगे कि हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, तब भी मैंने एक ही चीज कही थी, इज अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल
वेरी स्पॉन्टेनियस मैन। और हमारे लिए एक प्रॉब्लम ये पूरे टाइम रहेगी जब आईटी इंडेक्स में, मतलब आपके चैनल के माध्यम से ही बातें हो रही थी और एक तेजी की बातें हो रही थी, तब भी मैंने ये कहा था कि आईटी में अभी हमें थोड़ी सी दूरी बना के रखनी होगी। अब देखें आईटी जिस तरीके से फॉल कर गया, अब यहाँ पे कंफर्ट दे रहा है। तो ट्रंप साहब के इन स्टेटमेंट्स को हमें सीरियसली लेना बंद करना होगा। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं कि सबसे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि एक साइड तो ट्रंप साहब बोल रहे हैं कि हमारे मार्केट्स अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, यूएस मार्केट अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। उधर जेरेमी पोवेल साहब जो उनके फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि जिस तरीके से यूएस मार्केट सब बढ़ रहे हैं, हमें देखना होगा, हमें समझना होगा, कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट आ रहा है। तो आप ही के देश के जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन हैं वो एक अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। मतलब आप इसको ऐसे समझिए एक ही देश से अलग अलग स्टेटमेंट निकलना भी चालू हो गए हैं। तो और इफ आई एम करेक्ट, आप देखें नेक्स्ट मंथ 18 तक उनकी एक और हियरिंग भी है, जो एपेलेट कोर्ट में उन्होंने एक अपनी याचिका दायर करी थी, जो उनके टैरिफ को वो सही तरीके से नहीं बताया जा रहा है कि ऐसे वो टैरिफ नहीं लगा सकते। तो उस हेयरिंग तक का होते होते और भी प्रॉब्लम्स आती हुई दिख सकती हैं। और ये स्टेटमेंट तब आ रहा है जब पीयूष गोयल जी वहां पे गए हैं और सारी चीजें हो रही हैं। तो ही इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल मैन। बट क्या अब हमें मार्केट को या हमको उस पर बहुत ज्यादा रीडिंग करनी चाहिए और रिएक्शन देना चाहिए? नहीं, अब नहीं, हो गया बहुत। अब कोई बहुत ही सब्सटैंशियल चीज होगी तो देखेंगे, अदरवाइज इग्नोरेंस इज द बेस्ट थिंग। उनके डायलॉग्स जो है आप उनको इग्नोर ही करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। रचित सर, हम फेड और जेरोम पोवेल की अगर बात कर रहे हैं तो जेरोम पोवेल ने कहा है कि वो जो ब्याज दरों में कटौती है वो धीरे धीरे करेंगे, सोच समझ कर करेंगे, ताकि जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में रहे। लेकिन जो ट्रंप की तरफ से जो नियुक्त किए गए हैं स्टीफन मिरान और जो गवर्नर है मिशेल बोमन, वो कह रहे हैं कि जो रेपो रेट है उसको जल्दी घटाना चाहिए और घटाकर इसको 2 से 2.5% पर लेकर आना चाहिए। उसी के बाद जो अमेरिकी इकोनॉमी है उसको थोड़ी सी रफ्तार मिलेगी। मतलब एक ही फेड के अंदर दो अलग अलग यहाँ पर विचारधाराएं नजर आ रही हैं। तो इसको आप सर किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आपने अभी जो बात बोली ना, आपने क्लियरली एक स्टेटमेंट दे दिया कि ये जो रेट कट की बात आ रही है ये कहां से आ रही है, बाय द पर्सन हु हैज बीन ऑलरेडी अपॉइंटेड बाय डोनाल्ड ट्रम्प। तो कहीं ना कहीं वो बहुत लाजमी है। और इसके पीछे का मैं आपको एक बेसिक लॉजिक दे देता हूं। इनको सर्व करना है अपना डेट का इंटरेस्ट, राइट। और वो समय पास आता जा रहा है। जितना रेट हाई रहेगा उतना ही डेट सर्विंग के लिए इनको प्रॉब्लम रहेगी। और कहीं ना कहीं इन्हीं कारणों से ये सारी चीजें सुनने और देखने को मिल रही हैं। बट आई रिस्पेक्ट, मतलब इसमें मैं आपको बोलूंगा, आई रिस्पेक्ट जेरेमी पॉवेल साहब। और वो जिस तरीके से सारी चीजें देख रहे हैं ना, वो समझ भी रहे हैं, उनको एक इकोनॉमिक्स की समझ भी है, और वो देख पा रहे हैं कि आगे कितनी प्रॉब्लम है। तो आई वुड सजेस्ट कि ये जो रेट कट की, अल्टीमेटली इट्स पॉवेल साहब हु हैज टू डू इट एंड नॉट डोनाल्ड ट्रम्प साहब। तो वो कुछ भी बोल लें, जब तक पवेल साहब हैं, रेट कट मैं समझता हूं धीरे धीरे ही होगी। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं ये जो टैरिफ्स इन्होंने लगाए हैं, वो टैरिफ्स कहीं ना कहीं इनके इन्फ्लेशन को भी और ट्रिगर करते हुए दिखेंगे। क्योंकि टैरिफ इंपोर्ट पे ही तो लग रहा है ना सारा का सारा, तो आपकी कॉस्ट हर चीज की बढ़ रही है। तो इन्फ्लेशन भी आपको कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखेगा। और पवेल साहब कहीं ना कहीं उस चीज के लिए ही तैयारी अपनी लगा के बैठे हुए हैं। तो बोलने दीजिए इनको जो बोलना है। ट्रम्प साहब, जो मैं लास्ट कमेंट्री में बोल रहा था यही बोल रहा था, उनको सीरियसली लेने का कोई मतलब नहीं है। और उन्हीं के बैठाए हुए बाशिंदे हैं, तो वो उसी तरीके से बोलेंगे ना। क्योंकि मैं आपको बताऊं अभी जिस तरीके से ट्रम्प साहब बिहेव कर रहे हैं ना, कहीं भी किसी भी आदमी को कहीं से भी निकाल देते हैं फिर वापस कर देते हैं। तो थिंग्स आर नॉट दैट इजी फॉर द पीपल ओवर देयर टू मैनेज। एक बोलना तो नहीं चाहिए, बट जिस तरीके से पूरी सिचुएशन चला रहे हैं, डिक्टेटरशिप वाली सिचुएशन तो वहां होती हुई दिख रही है। तो मैं ये कहूंगा कि ठीक है, स्टेटमेंट आने दीजिए। बट पॉवेल साहब जो स्पीड और जो पेस देख रहे हैं, मैं समझता हूं वही ज्यादा कंफर्टिंग होगी यूएस मार्केट्स के लिए भी। तो ये कहा जा सकता है सर कि डोनाल्ड ट्रंप को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, फिलहाल जो उनकी तरफ से जो लगातार बयान जो आ रहे हैं। और इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कुछ कुछ लोगों के दिल में आते हैं, दिमाग में नहीं, समझ में नहीं। समझ में वही नहीं वाली आते। सिचुएशन बनी हुई है। तो वो बिल्कुल। दिल से काम कर रहे हैं, और अगर दिल से भी काम कर रहे हैं तो बहुत ही अजीब दिल है उनका, दिमाग तो समझ में आता नहीं है। तो जी। थिंग्स आर डाइसी। और कहीं ना कहीं मार्केट्स भी उसी तरीके से ग्लोबली भी आप देखें, मतलब यूएस मार्केट भी अभी जैसे आप कमेंट्री कर रहे थे, हाँ जी। ऑफ हाइज करेक्ट होके बंद हुए हैं। नए हाइज भी मारे थे उन्होंने और उसके बाद वो करेक्ट हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि सिचुएशन जो है बहुत ज्यादा डाइसी है। और अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको बनी हुई रहती हुई दिख सकती है।
ठीक है सर। सर एक और खबर है जो यूएस से ही जुड़ी हुई है, जब हमने बात भी की थी। H1B वीज़ा, अभी हाल ही में इन्होंने 88 लाख रुपए की एक फ़ीस भी लगाई थी। लेकिन अब इसमें एक जो नया अपडेट सामने आया है वो ये है कि इसमें पहले लॉटरी सिस्टम होता था, लेकिन अब इस लॉटरी सिस्टम को पूरी तरीके से हटा दिया जा रहा है और जिन लोगों को ज़्यादा सैलरी मिलती है, यानी कि जो ज़्यादा सैलरी पाने वाले हैं, उनको पहले ये वीज़ा ऑफ़र किया जाएगा। अब इसमें कहना है कि यूएस वर्कर्स की सैलरी बचाने, यूएस वर्कर्स के जॉब्स को बचाने और जो सस्ते विदेशी वर्कर्स हैं उन पर निर्भरता घटाने के लिए ये जो स्टेप है ये उठाया जा रहा है। तो सर इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि अब जो ज़्यादा सैलरी लेता है उसको सबसे पहले वीज़ा ऑफर किया जाएगा, कम सैलरी वाले को उसके बाद? देखिए, अब इसमें ना बहुत आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ। हम्म। और ये हमने जब मंडे को संदीप सर का शो किया था तब भी मैंने ये बात कही थी कि आप प्रैक्टिकली देखें कि 71% इंडियंस तो हैं जो इस वीजा के थ्रू यूएस में जाते हैं। मतलब टोटल अगर साइज देखें 71 ऑड परसेंटेज इंडियंस है जो ये काम कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक तो अभी रिन्यूअल हुआ है सबका। आप देखें कि टीसीएस, परसिस्टेंट, इन्फोसिस, इन सबके एम्प्लॉयज का कुछ टाइम आगे पीछे ही रिन्यूअल हुआ है। 3 साल का टाइम ड्यूरेशन होता है उसके लिए। और 3 साल के टाइम ड्यूरेशन में आप देखें अभी रिन्यूअल हुआ है और 3 साल आते आते ट्रम्प साहब का जाने का टाइम आ जाएगा। अब अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक करते हैं तो हाईएस्ट आईटी कंपनी की तरफ से हम देखेंगे एम्प्लॉयड जो हैं वो अराउंड 5500 हैं जो कि टीसीएस के थ्रू हैं। उसके बाद सारे के सारे उससे नीचे ही लेवल पे हैं। और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि रिन्यूअल अभी होके चुका है, तो 3 साल का टाइम है उनके पास। अब फन फैक्ट जो मैं आपको बोल रहा था वो ये है कि इंडियन आईटी कंपनीज में जितने इस वीजा पे काम करने वाले लोग हैं और यूएस कंपनीज में जितने इस वीजा पे काम करने वाले लोग हैं, मतलब इफ आई एम करेक्ट, टॉपिंग द चार्ट्स इज amazon। और amazon पे करीबन 11,000 लोग हैं जो इस वीजा पे काम कर रहे हैं। देन यू हैव माइक्रोसॉफ्ट, यू हैव अल्फाबेट, यू हैव एप्पल, और ये सारे के सारे, और ये हमारी आईटी कंपनी से बहुत ऊपर है। तो अगर आप यहां भी डंड लगाने की बात कर रहे हैं ना, तो वही वाली बात है कि आपने एक बल्ला उठाया था और आपने मारनी चाहिए थी गेंद, वो बल्ला घूम के आपके ऊपर ही लग रहा है। और वही वाली सिचुएशन इनके लिए हो रही है कि हम इतने बड़े डेटरेंट बनी, ये न्यूज हमारे लिए इतनी बड़ी डेटरेंट बनी नहीं रही है जितनी बड़ी उनकी खुद की कंपनीज के लिए बन रही है। और ये लॉटरी सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं जाने कौन वाला है आप ये तो बताइए। 88 लाख रुपए देके व्हेन यू आर ऑलरेडी प्लेस देयर, और अब आप क्या करेंगे? मतलब देखिए, आप भी बिजनेस समझते हैं, मैं भी बिजनेस समझता हूं, और बोला जाता है कि पानी और धंधा ये अपनी जगह खुद बना लेते हैं। तो ठीक है, वील कैप इट ओवर देयर, हम और लोग नहीं भेजने वाले, हम अपने कहीं और रूट से और बिजनेस अपना चला लेंगे। तो ये जितना भी आप डिस्ट्रप्शन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो टैरिफ हो चाहे वीजा फी हो, ये कहीं ना कहीं घूम फिर के आपके ऊपर ही आके प्रॉब्लम बनती जा रही है। और ये मेरे लिए इतना फनी है कि आप देखिए, आप अनाउंसमेंट करने के पहले अपनी ही पूरी इन होम स्टडी करते नहीं है और अनाउंसमेंट कर देते हैं। तो ठीक है, उनको करने दीजिए। वो अच्छे सैलरी वालों को बुलाएंगे, खराब सैलरी वालों को नहीं बुलाएंगे। अरे हम भेजने ही नहीं वाले हैं, आप बुलाने क्या वाले हैं, हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा। बट ठीक है, ये स्टेटमेंट इतना सिग्निफिकेंट है नहीं जितना सिग्निफिकेंट हम समझ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये न्यूज जिस तरीके से आई थी और जब उन्होंने अनाउंस किया था तब उनकी बातों से तो ऐसा लगा था कि ये एनुअल फीस होने वाली है। बाद में पता लगा नहीं, ये वन टाइम फीस होगी। कहीं ना कहीं क्लैरिफिकेशन आता रहा। धीरे धीरे जैसे जैसे न्यूज खुलती जा रही है ना, मैं कहूंगा ये भी बहुत इनसिग्निफिकेंट है। बट हाँ, एक चीज है, एंड आई रियली फील सॉरी, यूएस मार्केट अपना जिस तरीके से इंपॉर्टेंस खो रहा है और जिस तरीके से पूरा का पूरा एक शिफ्ट हम देख रहे हैं यूएस मार्केट्स के ऑल्टरनेट मार्केट्स के, कि जैसा कि अभी अपन बात कर रहे थे और मैंने बोला भी था कि पानी हो या धंधा अपनी जगह खुद ढूंढ लेते हैं। ऑल्टरनेट मार्केट्स हम ढूंढ रहे हैं और उनको ढूंढ के और अपनी चीजें सेटल कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं जितना पेन पॉइंट हम समझ रहे हैं अब उतना बचा नहीं है। यूएस से हम इतना झिल चुके हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर कि अब हम बहुत हद तक कवरेज करके बैठ गए हैं और हम जो अल्टरनेट मार्केट्स ढूंढ रहे हैं और काम कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ते रहेंगे। इनको करने दीजिए जो ये कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो कुछ अब नया कहा जा रहा है उसका कुछ ज़्यादा इफेक्ट जो है वो देखने को मिलने वाला नहीं है सर, हम ये कह सकते हैं।
हाँ मतलब आप ये देखिए ना कि ये कुछ भी कहते हैं। अभी आप जब ये बात बोल रहे थे ना तो मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि आप ये बात बोलेंगे कि यार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ भी किया जाए उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो मैं उसी अब क्या होता है कि यूजुअली जब आप लोग या कोई भी जब हम कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं ना, हम एक ऑल्टरनेट हमारा थॉट चलता रहता है। जी। तो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज आ रही थी कि आप ऐसा मत बोलिए कि कुछ भी वो करें, क्योंकि आप देखें जिस तरीके से उन्होंने बी टू बॉम्बर्स डिप्लॉय किए थे, और इसराइल और ईरान के लड़ाई के बीच में जब उन्होंने सारी सिचुएशन करी थी, तो वैसा कुछ करेंगे तो डेफिनेटली एक इम्पैक्ट आएगा। बट ये स्टेटमेंट जो भी देते हैं ना उसका आप क्लोजली स्टडी करेंगे, मार्केट एक नीचे रिएक्शन देता है, बट उसके बाद मार्केट अपनी खुद की चाल चलता है। ट्रम्प साहब का अब क्या और कुछ बचा है वो देखने वाली बात होगी। अब मैं समझता हूँ आईटी पे तो वो जितने अपने पैतरे अपना सकते थे उन्होंने अपना ही लिए हैं आफ्टर द हायर एक्ट, क्योंकि हायर एक्ट में उन्होंने ये भी कवरेज कर लिया है कि 25% आपका आउटसोर्सिंग रेवेन्यू जो है वो 25% टैक्स होगा, और वो टैक्स लाइबिलिटी में भी कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, उसको आपकी कॉस्ट में ऐड करना होगा आपको। तो वो भी एक डिटरमेंटल फैक्टर है। बट अभी ये एक्ट सिर्फ उन्होंने अनाउंस किया है, अभी उनको वहां की सेनेट से और पार्लियामेंट से सब जगह से पास करना होगा। मुझे नहीं लगता दैट विल बी सच एन इजी थिंग टू डू। तो ये कुछ भी बोलते रहते और ये सोचते रहते हैं, बट मैं एक चीज बोलूंगा, एंड आई शुड नॉट बी सेइंग दिस, और आपके साथ मेरे शो थोड़े कम होते हैं, इसलिए आप नहीं जानते हाउ मच आई रिस्पेक्ट ट्रम्प साहब। बट ये आदमी कोई भी डिसीजन लेने से पहले ना तो मैथ ना लॉजिक कुछ नहीं करते हैं, इनके जो मन में आता है, इनको जो समझ में आता है, ये अपनी सिचुएशन के हिसाब से स्टेटमेंट देते रहते हैं और सोचते हैं कि अब कुछ होगा अब कुछ होगा। बट अब बहुत इम्यून हो चुका है हमारा मार्केट भी, और ग्लोबल मार्केट्स भी आप देखें बहुत इम्यून हो गए हैं। अब इनकी बातों से ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है सर, तो चलिए रचित सर, ये तो हो गई कुछ ग्लोबल न्यूज़, ग्लोबल खबरें। अब आते हैं हमारी घरेलू खबरों पर। तो इसमें जो पहली खबर है वो ये है कि अब पीएसयू बैंक्स में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इसकी लिमिट बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल 20% तक ये लिमिट सेट है कि 20% लिमिट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, और प्राइवेट बैंक्स में जो ये लिमिट है वो है 74% की। लेकिन अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है इसकी लिमिट को। और लिमिट बढ़ने से फ़ायदा ये होगा कि पीएसयू बैंक्स के पास ज़्यादा कैपिटल होगा और उनकी जो पावर है वो थोड़ी ज़्यादा और बढ़ जाएगी। तो सर, इस खबर को आप किस तरीके से देखते हैं, खासकर पीएसयू सेक्टर के लिए ये जो खबर है या ये जो लिमिट बढ़ाई जाती है ये किस तरीके का असर डाल सकती है पीएसयू सेक्टर पर? देखिए अब आपको ना इसको स्टडी करना होगा थोड़ा, और ये मैं क्यों बोल रहा हूं आपको स्टडी करना होगा, इसका एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट तो जरूर आपको देखने को मिल सकता है, बट ऑन ऑन रियल टर्म्स क्या ये बहुत इंपैक्टफुल न्यूज बन रही है आज की तारीख में? मतलब एज ऑफ नाउ 24 सितंबर 2025 सिर्फ सेंटिमेंटल क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जितनी कैपिंग है, क्या उतना फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इंडियन बैंक्स में? नहीं, उतना पहुंचा ही नहीं। तो जब उतना ही नहीं पहुंचा तो आप उसको एक्सटेंड कर दें। मतलब मैं आपसे एक बेसिक बात बोलता हूं, आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए कि मेरी 250 लीटर की टंकी है, मैं 250 लीटर ही उसमें पानी नहीं डाल पा रहा हूं, आप मेरी टंकी को 500 लीटर भी कर देंगे, तो एक ये मेरे कैप बढ़ने का एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट जरूर हो सकता है कि जब भी कभी 500 लीटर पानी आएगा मैं अपनी टंकी को 500 लीटर से भर लूंगा। मगर उसको पहले 250 लीटर के तो मैं कैपेसिटी को पूरा यूटिलाइज कर सकूं, वही अभी तक नहीं हुआ है। तो हाँ ठीक है, एक सेंटिमेंटल बूस्ट जरूर है, बट क्या ये एक डायरेक्शनल शिफ्ट देगा? नहीं, ये न्यूज डायरेक्शनल शिफ्ट नहीं देगी। बट पिछले माने 1 से 1.5 क्वार्टर से आपके चैनल के माध्यम से हम दर्शकों को हमेशा बोलते हुए आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं पीएसयू बैंक्स जो हैं वो आउट परफॉर्म करते हुए दिखेंगे आपको प्राइवेट बैंक्स से। और उसके पीछे का एक बेसिक रीजन जो दिया गया था वो ये था कि आफ्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एक पूरी क्लीनिंग की मुहिम चलाई थी, उसके बाद जो ग्रॉस एनपीए है टॉप 7 पीएसयू बैंक्स का, वो कहीं ना कहीं बिलो 2% है। एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो गई है, बिजनेस इंप्रूव हो गए हैं, जो ड्यू डिलिजेंस होती है उसकी प्रैक्टिसेस एनहेंस हो गई हैं, तो एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो गई है, लोन बुक ठीक होती हुई आ रही है। और जो 12 लाख रुपए आपका इनकम टैक्स का बेनिफिट है जो इस फाइनेंशियल ईयर में होगा, उससे कहीं ना कहीं टियर 2 रूरल एरिया, टियर 3 सिटीज में आप कासा भी इनका इंप्रूव होते हुए देखेंगे क्योंकि इनका डीपर पेनिट्रेशन है। तो इन सब कारणों के चलते पीएसयू बैंक्स में हम बुलिश स्टांस अपना मेंटेन करके रखे हुए हैं।
और आप परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं, मतलब जो आप स्टेट बैंक का चार्ट अभी दिखा रहे हैं, और 880 886 लोअर लेवल से, अरे सॉरी 780 786 इन लेवल से हम स्टेट बैंक पे अपना पॉजिटिव कवरेज ही करके आ रहे हैं, और अभी भी यही बोलेंगे कि और अपसाइड बाकी है। पीएसयू बैंक्स की रैली, पीएसयू बैंक्स में भी बहुत स्टीम बाकी है। प्राइवेट सेक्टर बैंक नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि जो बैंक निफ्टी का मूवमेंट है या बैंक निफ्टी को संभाल रखा है आफ्टर द अंडर परफॉर्मेंस ऑफ एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई बैंक, वो ये पीएसयू बैंक्स ही हैं। तो पीएसयू बैंक्स में डेफिनेटली आपको और अपसाइड देखने को मिल सकता है, बट क्या ये न्यूज बहुत सिग्निफिकेंट है? अभी नहीं। पहले 250 लीटर की टंकी भर जाने दीजिए, फिर 500 लीटर की बातें करेंगे। आप टंकी चेंज करना चाह रहे हैं कर लीजिए, बट पानी तो अभी उतना ही है, तो वो बाद में होगा। पहले अपना रन अप जो कर रहे हैं वो एज इट इज इनका कंटिन्यू रहने वाला है। चलिए सर, जो पीएसयू बैंक्स में जिनका पैसा लगा हुआ है उनको इंतज़ार रहेगा कि कब इस सेक्टर में रैली देखने को मिलेगी। अगली खबर की तरफ सर बढ़ते हैं, जिसका हमने शुरुआत में जिक्र भी किया था, जीएसटी रिफॉर्म का। तो जीएसटी रिफॉर्म जो हुए हैं, जो स्लैब्स में बदलाव हुए हैं, इससे काफ़ी सेक्टर्स में डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। गाड़ियों की हमने बात की थी, ऑटो सेक्टर की। इसके अलावा जीएसटी रिफॉर्म से महंगे टीवी, कार और कपड़ों की डिमांड भी बढ़ती हुई नजर आई है। स्पेशली जो 55 से 65 इंच वाले जो टीवी हैं और 5 स्टार एसी हैं, इनकी जो सेल्स है ये अच्छी खासी रही है पिछले 2-3 दिन में। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट पर इन सामानों की बिक्री में 30 से 35% का उछाल यहाँ पर रिपोर्ट किया गया है। ऑटोमोबाइल कंपनियों का भी कहना है कि जीएसटी में बदलाव से उनके जो प्रीमियम वेरिएंट्स हैं वो ज़्यादा बिक रहे हैं। तो सर, जो मकसद था सरकार का कंजम्पशन को बूस्ट करना, तो इस रिफॉर्म से क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं पिछले 2-3 दिन में ही अगर हम देखें तो जो मकसद था सरकार का कंजम्पशन को लेकर, बूस्ट करने को लेकर, वो उसकी शुरुआत हो चुकी है यहाँ से? देखिए बिल्कुल, मतलब ये क्या है, सरकार भी ना बहुत ज्यादा सही कैलकुलेशंस और सब चीजों के साथ बैठे होते हैं। आप देखिए प्रैक्टिकली क्या हुआ है कि श्राद्ध जो हमारा था वो खत्म हुआ, नवरात्रि चालू हुए, वही डेट आपने कर दी थी। प्राइस रिडक्शन हुआ है। जो एक बैकलॉग था डिमांड का, जो कहीं ना कहीं प्राइसिंग प्रेशर के कारण या जब से जीएसटी का आपका अनाउंसमेंट हुआ तब से, वो बैकलॉग आपका एक दिन में पूरा 2 दिन में पूरा क्लियर होता हुआ दिखा है। अच्छा, फेस्टिव सीजन में क्या है, एनी विच पे भी बाय, मतलब अब आप देखें कि जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बन रही है ना, हम गर्मियों में एसी और फ्रिज को इतना ज्यादा नहीं खरीदते हैं जितना है फेस्टिव सीजन, क्योंकि डील्स बहुत अट्रैक्टिव आ रही होती हैं। जी। सारे के सारे द ऑल द इंजन स्टार्ट्स फायरिंग। बैंक क्रेडिट जो है आपको लोअर रेट पे मिलने लग जाता है, और क्योंकि ईयर एंड हम अप्रोच कर रहे होते हैं, इसलिए स्टॉक क्लियरिंग के चक्कर में भी सब लोग डिस्काउंट्स देते हैं। मतलब अभी तो समहाउ सिचुएशन ऐसी है कि कोई ऐसी खरीदारी की जरूरत पड़ी नहीं है, बट रैंडमली आई एम जस्ट कीपिंग अ चेक कि किस तरीके का क्या आ रहा है। मतलब आपको मैं बहुत फन फैक्ट बताता हूँ, क्योंकि ऑटो सेक्टर और फ्लिपकार्ट की आपने बात करी, अभी रॉयल एनफील्ड ने फ्लिपकार्ट पे अपनी सेल चालू कर दी है 350 सीसी मोटरसाइकिल्स के लिए। जी। एंड टू माई सरप्राइज, स्टेट बैंक के क्रेडिट कार्ड से आपको ऑफर मिल रहा है कि आप 2 साल की जीरो इंटरेस्ट ईएमआई पे रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं फ्लिपकार्ट से। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि वही फ्लिपकार्ट क्या कर रहा है, आपको 1.5 पौने 2 लाख रुपए का आईफोन बेच रहा है और उसी प्राइस रेंज में आपको मोटरसाइकिल मिल रही है। सो ऑल द यू नो जो एक जनरेशन है जो 18 साल से 25 साल की रेंज में रहती है, वो अब थोड़ी कंफ्यूज हो सकती है कि भाई आईफोन खरीदें या बुलेट मोटरसाइकिल खरीद लें। एंड जी। आई बिलीव दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग। आपकी हीरो मोटोकॉर्प, बजाज, इन सब की मोटरसाइकिल्स की लिस्टिंग अब यहाँ पे होने वाली है। और ये जो क्रेडिट कार्ड से आपको नो कॉस्ट ईएमआई मिलेगी ना, ये जरूर एक बहुत बड़ा विनिंग फैक्टर हो सकता है। क्योंकि अभी तक हम क्या देख रहे थे कि ये नो कॉस्ट ईएमआई से हमने बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में सेल देखी थी, बट अगर यही चीज आपको टू व्हीलर में भी आती हुई दिखेगी तो एक बूस्ट मिलेगा। और मैं समझता हूं ये बूस्ट अभी आपको आने वाले समय में चलता हुआ ही दिखेगा। तो डेफिनेटली सरकार जो चाह रही है और जो टाइमिंग रही है, तो ये जिस तरीके से आपको 2-3 दिन की सेल फिगर दिख रही है, इतना मोमेंटम तो नहीं मेंटेन रहेगा, बट हाँ क्वार्टर जरूर हमें इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। और मैं समझता हूँ सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो लास्ट के आपके तीसरा और चौथा क्वार्टर रहेगा, उसमें डेफिनेटली आपको एक सेल्स में इंप्रूवमेंट होता हुआ दिख सकता है आने वाले समय में।
रचित सर, जैसे ऑटो सेक्टर की अभी हम बात कर रहे थे कि पहले दिन यानी कि 22 सितंबर को ही मारुति ने 30,000 गाड़ियां रिकॉर्ड, मतलब पिछले 35 साल में एक दिन में उनकी सबसे ज़्यादा सेल रही। hyundai ने पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा सेल की 11,000 गाड़ियां बेची। तो जिस तरीके से पिछले एक महीने में ऑटो सेक्टर ने बूम देखा है, तो क्या इस वक्त कोई इस सेक्टर में आना चाहे, इन्वेस्ट करना चाहे, तो क्या ये एंट्री का सही समय है या फिर इंतज़ार करना चाहिए अभी? नहीं 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 नहीं, देखिए अब मार्केट्स जिस तरीके से अपने आप को प्लेस कर रहे हैं ना, इंतजार नहीं करना चाहिए। और मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि प्रैक्टिकली देखिए मेजोरिटी हमारे जो दर्शक हैं, जो हमें रेगुलरली देखते हैं, वो तो बाय करके बैठे हुए होंगे। मगर कोई नए अगर दर्शक जुड़ रहे हैं तो मैं उनको एक ही चीज बोलूंगा कि प्लीज बाइंग अपनी जरूर कर लें, मगर स्टैगर्ड मैनर में करेंगे। क्योंकि अभी आपने बाय नहीं किया ना, अभी आप 16,200 का मारुति देख रहे हैं, 16,800 में इट विल बी इवन मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू बाय इनटू इट। तो स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करेंगे, यहां पे अराउंड 40% आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। फिर जैसे ही थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन आता है या मारुति में आपको प्रॉफिट टेकिंग अलग से आती हुई दिखती है ड्यू टू वन और दी अनदर अनाउंसमेंट, फिर आपको जरूर एक चीज देखने को मिल सकती है कि कहीं भी आपको 15,400 के लेवल के आसपास देखिए, वहां पे आप अपनी पोजीशन और बना सकते हैं। तो एक स्कोप खोल के रखिएगा कि कहीं भी अगर डाउनसाइड आता है तो हम और पोजीशन बनाएं। वरना अब और सर मारुति के लिए तो मैं आपको एक और चीज बताता हूं, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्योंकि आप मीडिया लाइन में हैं और आप ये सारे कवरेजेस देखते होंगे। मारुति ने अभी विक्टोरिस करके गाड़ी इंट्रोड्यूस करी है एंड एवरीबडी वाज कॉट अनअवेयर। मतलब ये एक जो स्ट्रैटेजी है ना मारुति ने इस बार जो अप्लाई करी है कि सब ई विटारा की बात कर रहे थे, एकदम से मारुति लेकर आती है विक्टोरिस। और ये विक्टोरिस को क्रेटा किलर भी बोला जा रहा है। इंजन तो इतना ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है, बट जो हुंडई की गाड़ियां हैं जो इतनी फीचर रिच रहती हैं, मारुति ने इस प्राइस पॉइंट पे इस सेगमेंट में लेवल 2 एडास और जो फीचर्स उसके साथ इंट्रोड्यूस किया है, कहीं ना कहीं आप देखिए। और बताया जा रहा है कि मारुति के पास अभी और ऐसे हिडन जेम्स हैं, क्योंकि ये विक्टोरिस जो है ये जब इंट्रोड्यूस हुई थी तो मुझे लगा था कि नेक्सा प्लेटफॉर्म पे बेची जाएगी, बट इसको आप अरीना प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हैं। इसका मतलब इसका नेक्सा वेरिएंट भी है आपके पास जो आने वाला है। एंड दिस द वे मारुति इज डूइंग इट नाउ, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मारुति सुनने में थोड़ी सी देरी जरूर लगाती है, बट दे अंडरस्टैंड्स द इंडियन कस्टमर। और फ्रेश लाइनअप और जीएसटी बेनिफिट, इन सारी चीजों के साथ पूरा का पूरा ऑटो सेक्टर और स्पेसिफिकली मारुति एक डिसेंट अपसाइड के लिए अब तैयार हो रहा है। चलिए सर, ये तो हमारी बात हो गई जीएसटी रिफॉर्म से जुड़ी और ऑटो सेक्टर को लेकर स्पेशली आपने जो राय दी। अगली खबर की तरफ सर हम बढ़ें। अगली खबर ये है कि एचएसबीसी ने जो भारत की रेटिंग है उसको अपग्रेड कर दिया है। 8 महीने बाद भारत की रेटिंग को न्यूट्रल से अपग्रेड करके ओवरवेट किया है। साथ ही एचएसबीसी का कहना है कि सेंसेक्स का 12 महीने का टारगेट 94,000 तय किया गया है, यानी कि लगभग 14.5% के आसपास का अपसाइड यहाँ पर आ सकता है। पहले एचएसबीसी ने जनवरी में हाई वैल्यूएशन और स्लो ग्रोथ के कारण जो है भारत की जो रेटिंग थी उसको न्यूट्रल कर दिया था। सर, एचएसबीसी की ये रेटिंग क्या इम्पैक्ट ला सकती है भारतीय बाजार पर, खासकर सेंसेक्स को लेकर जो टारगेट दिया है 94,000 का, इस पर सर आप क्या नजरिया रखते हैं? देखिए बहुत रियलिस्टिक टारगेट दिया है और इतना टाइम ड्यूरेशन इन्होंने ले लिया है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी वही स्ट्रैटेजी अपनाई है जो स्ट्रैटेजी मैं अपनाता हूं यूजुअली कॉल्स देते वक्त, कि लगता तो ऐसे है कि ठीक है विद इन अ फोर्टनाइट ये पर्टिकुलर काम हो जाएगा, मगर हम अपना कंफर्ट जोन, हम अपना लेवल लेके बैठे रहते हैं कि अगर कुछ भी कारण से थोड़ा आगे पीछे हो गया ना, तो ऐसा नहीं हो कि इन्होंने ये कॉल दी थी और ये हिट नहीं हुई। दे हैव टेकन देयर ओन स्वीट टाइम। अभी जब हम प्रीवियस कमेंट्री में बात कर रहे थे, जब मैं आपको ये कह रहा था कि थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर जो सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है, H2 जो है, वहां पे आपको एक डिसेंट बिल्डअप देखने को मिलेगा डिमांड का, और ये डिमांड आपको अक्रॉस द बोर्ड दिखेगी, तो वो कहीं ना कहीं मार्केट को भी उसी तरीके से खींचेगी। और ये जो इन्होंने ईयर एंड का आपको टारगेट दिया है ना, मतलब आई डोंट वांट टू साउंड वेरी बुलिश कि ये टारगेट्स, बट मैं समझता हूं ये टारगेट्स आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ में भी देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अभी हम थोड़ी सी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, आप देखें जिस तरीके से एक अंडर परफॉर्मेंस रहा है ऑल थ्रू आउट इन दिस ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर एज वेल, हम एक रेंजेस को मेंटेन कर रहे हैं। उसके पीछे के कारण ही जो इंटरनेशनल फैक्टर्स थे, फिर हमारा सिंदूर ऑपरेशन चल रहा था, फिर कभी इसराइल कभी कुछ,
बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स थे। और क्योंकि हम इंटरनेशनली इतने ज्यादा कनेक्टेड हैं सारी चीजों से, उसका रिपल इफेक्ट देखने को मिल रहा था। बट अब जो सरकार ने कदम उठाया है, उस कदम के बाद जिस तरीके से हमारी इंटरनल बूस्ट है, वो आपको होता हुआ दिखेगा। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, मैं जब जीएसटी की हम कमेंट्री कर रहे थे, तभी एक फैक्टर रह गया था। इसमें एक और बेनिफिटिंग फैक्टर फॉर द कंपनीज क्या है कि जीएसटी को ना थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन किया है। जीएसटी को स्ट्रीमलाइन कैसे किया है, आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करेगा। पहले क्या होता था, कोई कपड़ा मैन्युफैक्चरर होता था, उसकी मशीनरी का जो जीएसटी होता था वो मान लीजिए 28% होता था। वो रॉ मटेरियल खरीदता था, वो रॉ मटेरियल करीबन 18% पे आता था। और फिर जब वो मार्केट में बेचने जाते थे तो वो 5% या 12% के ब्रैकेट पे आते थे। तो उनके पास जीएसटी का बैकलॉग जो था ना, वो बहुत ज्यादा इकट्ठा होता रहता था, और वो पैसा सरकार के पास रहता था। तो वो यूटिलाइजेशन में नहीं आता था, और वो उनकी वर्किंग कैपिटल को ब्लॉक करता था। सरकार ने इस बार ये बहुत सारे ऐसे ब्लॉकेजेस को खत्म किया है। और वो जो पैसा है वो अब थोड़ा सा आपके हाथों में आने लग जाएगा, कंपनीज के हाथों में आने लग जाएगा। जब वो कंपनीज के हाथों में आएगा, तो वो जो ब्लॉक फंड था, वो आपको वर्किंग कैपिटल यूटिलाइजेशन में आता हुआ दिखेगा। और वो पैसा जो ब्लॉक रहता था वर्किंग कैपिटल यूटिलाइजेशन में आएगा, तो कहीं ना कहीं आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का प्रेशर था वो कूल ऑफ होता हुआ दिखेगा। वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी, लिक्विडिटी मार्केट के अंदर भी बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं कंपनी के मार्जिन आपको इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। तो एक साइड तो कंजम्पशन जो है, कंज्यूमर को चीपर रेट्स पे मिलने का ये बेनिफिट होगा। और एक साइड जो हम ब्लॉकेजेस देख रहे थे वो जब खत्म हो रहे हैं, तो वर्किंग कैपिटल एनहांसमेंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्रेशर कम होने के कारण कहीं ना कहीं आपको वो प्रेशर भी जाता हुआ दिखेगा। तो दोनों साइड ना हमें एक अच्छा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और इधर कंजम्पशन, उधर वर्किंग कैपिटल फ्री। तो ये बहुत इजीली आपको ये जो लेवल्स हैं ये देखने को मिल सकते हैं। वो बहुत दूर के नहीं है, बट हाँ ठीक है, टाइम इन्होंने लिया है। लेट देम हैव देयर ओन स्वीट टाइम, बट द टारगेट्स आर वेरी इजीली अप्रोचेबल। ओके, तो टारगेट तक पहुंचा जा सकता है इजीली। रचित सर, आपने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी। अब हमारे एक और ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदीप हल्दर जी। प्रदीप सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। गुड मॉर्निंग सर, आपको एंड रचित सर को एंड सारे व्यूअर्स को। कैसे हैं सर आप? ऑल गुड सर, एकदम बढ़िया। और लास्ट 10 मिनट से मैं वेट ही कर रहा था और जी। रचित सर को मैं सुन रहा था। बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। और अच्छा लगता है जब अब आपके पैनल में ऐसे सीनियर एनालिस्ट रहता है, उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। बहुत बढ़िया लगा। जी। रचित सर, आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपके पास समय का अभाव तो नहीं है? आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या समय का अभाव है आपके पास? नहीं, 11:30 तक का तो मैं हूं यहाँ पे। अच्छा, अच्छा। 11:30 आप आ चलिए, गया बहुत दे बहुत दीजिए। बढ़िया सर, बट बहुत बढ़िया। हमारे मैं गेस्ट तो सिमरजीत जी आपसे एक जी, चीज बोलना चाहूंगा, आप शायद मिस आउट कर गए होंगे। जी। प्रदीप भाई से एक चीज पूछ लीजिए, मतलब ऑन अ वेरी सीरियस नोट, हाँ जी, क्योंकि कलकत्ता का अभी हम जो सुन रहे हैं, जी। सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई है, बहुत फ्लड पोजीशन है। तो इनके एरिया में क्या पोजीशन है? क्योंकि हम लोग का तो जो जहाँ ऑफिसेज हैं कलकत्ता में, ऑफिसेज सारे डूबे हुए हैं, और इलेक्ट्रिसिटी पूरी की पूरी बंद कर दी गई है। हाउ इज ही प्लेस्ड, और इनके साइड क्या सिचुएशन है कलकत्ता फ्लड्स की? मेरा भी सर सिचुएशन यहाँ पे बहुत टाइट है। मतलब बारिश में जो ऑफिस का लोकेशन था, सब कुछ डूबा हुआ है। एंड कोलकाता में तो मतलब सेक्टर 4 सेक्टर 5 और जो पार्क सर्कस है वहाँ पे इतना बारिश हो चुका है कि लास्ट 2 साल में इतना बारिश नहीं हुआ था। इनफैक्ट लास्ट 2 दिन से बहुत सारा बैड न्यूज़ भी आया है। मैंने देखा ऑलमोस्ट 12 लोगों का जान भी चला गया है। मतलब सिचुएशन थोड़ा टाइट है, लेकिन हमारे यहाँ पे थोड़ा ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है मेरे लोकेशन में। लेकिन प्रॉपर जहाँ पे सीन हुआ है वहाँ पे तो अभी भी थोड़ा दिक्कत है। और पानी भी अभी गया नहीं, लगता है और 3-4 दिन लग जाएगा जाने में। लेकिन सर, इस टाइम पर, मतलब सितंबर जैसे ख़त्म होने को आ गया, अक्टूबर आ गया, इस टाइम पर ऐसी सिचुएशन होना थोड़ा ओड नहीं लगता? नहीं, एक्चुअली जो है वेदर एडवाइजरी से एडवाइजरी भी आया था, लेकिन पता नहीं क्यों गवर्नमेंट ने पहले से देखा नहीं, या तो जी। अभी इसमें भी पॉलिटिक्स, हर जगह पे कोलकाता पे पॉलिटिक्स चलता है, तो इसमें ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे। बाकी एडवाइजरी आया था लेकिन इग्नोर किया गया। चलिए सर, हमारी ये प्रार्थना है कि जो स्थिति है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो, लोगों को राहत मिले, और सरकार को भी जो इसमें एक्शन लेना चाहिए, सरकार भी इस पर एक्शन ले। तो आज के कार्यक्रम को सर हम आगे बढ़ाते हैं। पहले एक बार क्योंकि बीच बाजार शो है, तो एक बार मार्केट पर नज़र डाल लेते हैं। इस वक्त भी निफ्टी इंडेक्स जो है गिरकर कारोबार कर रहा है, करीब करीब 130 अंक गिरा हुआ है। सेंसेक्स में करीब करीब 500 अंकों की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक
427 अंक गिरकर कारोबार कर रहा है। निफ्टी आईटी में भी करीब करीब 400 अंकों की गिरावट है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी यहाँ पर 150 अंक तक गिर चुका है। तो प्रदीप सर, पहले आपसे मार्केट पर जानना चाहेंगे सर, मार्केट को आप किस तरीके से देख रहे हैं? लगातार फोर्थ सेशन है, मार्केट में गिरावट है, कैसे देख रहे हैं सर आप? देखिए, मेरा एक व्यू था 25,000 के ऊपर बुलिश, एंड मुझे लगता है कि कल का जो डे लो था ऑलमोस्ट 25,080 के आसपास, 82 के आसपास था, उसके नीचे अभी ट्रेड कर रहा है, डे लो के आसपास ही है। सो जिस तरीके से चीज़ें जो हुआ है, बार बार हम देख रहे हैं कि 25,000 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। लेकिन मेरा आज से 2 4 दिन 5 दिन से यही व्यू था कि 25,000 के ऊपर मैं पॉजिटिव हूँ, और मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई भी पॉसिबल है। लेकिन वो 25,000 के ऊपर, अगर बाई चांस 25,000 के नीचे क्लोजिंग, इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम यही हो रहा है कि इतना आईपीओज आ रहा है, गोल्ड सिल्वर हाई पे है, न्यू लाइफ टाइम हाई लगा रहा है। सो कहीं ना कहीं थोड़ा एक डर का माहौल तो है ही। और मैं देख रहा था रचित सर एक्सप्लेन कर रहे थे कि 96,000 या 95,000 का जो सेंसेक्स का टारगेट दिया जा रहा है बहुत ही रियलिस्टिक है। ओवरऑल वी आर इन द बुल रन, बट टेम्पोररीली बार बार ये जो एक वॉलेटिलिटी हो रहा है, बार बार सेलिंग प्रेशर आ रहा है एफआईआई का। और कल बाहर से भी कुछ स्टेटमेंट ऐसा आया है जो जियो पोलिटिकली सस्टेन नहीं करेगा मार्केट यहाँ पे, ऐसा मुझे लग रहा है। फिर से एक बार हो सकता है कि मार्केट 25,000 के नीचे भी चला जाए, अगर आज सस्टेन नहीं करता है और अगर आज 25,000 के नीचे क्लोजिंग हो जाता है। लेकिन बैंक निफ्टी और स्पेशली पीएसयू बैंक ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है। बैंक निफ्टी भी वीक हो रहा है, और अभी बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 55,124 के आसपास चल रहा है। बैंक निफ्टी का सपोर्ट है शॉर्ट टर्म के लिए 54,900 54,800 के अराउंड। तो मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग है, कहीं ना कहीं सपोर्ट देने का कोशिश हो रहा है। लेकिन कब तक ये हो पाएगा, एक बार सेकेंड हाफ में अगर रिकवरी आता है दैट इज ओके। अदरवाइज थोड़ा एक बार ऐसे स्टॉक्स में अभी थोड़ा ब्रेकआउट वाला स्टॉक जितने भी है थोड़ा प्ले कम करना चाहिए, मार्केट को थोड़ा सस्टेनेबल होना चाहिए। 450 25,450 के आसपास एक रेसिस्टेंस लिया है, 25,000 पे सपोर्ट है। क्लोजिंग बेसिस पे मैं एक बार 54,900 और एक बार मैं 25,000 के लिए वेट करूंगा। अगर बाई चांस ब्रेक होता है तो थोड़ा पोजीशन कम करना चाहिए, लेकिन ओवरऑल वी आर इन द बुल रन, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बार बार ये मेरा रिसर्च हेड आज मुझे बोल रहा था अलग अलग क्या क्रैशेस हो सकता है, उसके बारे में हमें बता रहे थे आज। तो वहाँ पे एक चीज़ जो नोटिस मैंने भी किया, देखिए गोल्ड सिल्वर ऑल टाइम हाई पे है, जी। इतना भर भर के आईपीओ आ रहा है, 25,000 के ऊपर बार बार टिक नहीं रहा है। सो कहीं ना कहीं थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। लेकिन अगर हम टेक्निकली बात करेंगे तो थोड़ा 25,000 के ऊपर जब तक सस्टेन है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है कि मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ से एटलीस्ट एक रिकवरी आ जाए। लेकिन सर बात तो प्राइस एक्शन के साथ ही करना पड़ेगा। डे लो लगा दिया है ऑलमोस्ट 25,027 के आसपास। एक बार क्लोजिंग के लिए मैं वेट करूंगा, देखूंगा। तो थोड़ा अभी जो है व्यू न्यूट्रल रखना है। अभी कुछ कुछ टाइम ऐसा होता है, कुछ करने से अच्छा होता है कुछ ना करना, तो मुझे लगता है ये टाइम अभी वो है। अब थोड़ा वेट एंड वॉच वाला मामला है। ओके सर, सेंसेक्स पे जैसे अभी रचित सर से भी ये डिस्कशन हो रहा था कि जो एचएसबीसी ने अगले एक साल का टारगेट दिया है 94,000 का, लेकिन अगर सेंसेक्स की परफॉर्मेंस देखी जाए तो इस साल में अब तक मतलब कि ये जो 8-9 महीने हो गए हैं, 4.5% की इसमें सेंसेक्स ने ग्रोथ दिखाई है। लेकिन अगर ग्लोबल लेवल पर देखें, कोरिया के अगर कोस्पी इंडेक्स को देखें हम, तो उसमें 45% के आसपास की ग्रोथ रही है। तो क्या जो ये बाज़ार में जो अभी स्लो ग्रोथ है, तो क्या ये एंट्री करने का सही मौका है भारतीय बाज़ार में? देखिए ओवरऑल अगर आप एक ट्रेडर के लिए बता रहे हो या अगर आप एक इन्वेस्टर की बात बता रहे हो, बोथ इज अ डिफरेंट थिंग। तो मुझे लगता है एज ए इन्वेस्टर डेफिनेटली आपको एंट्री करना चाहिए। आप देखेंगे जी। निफ्टी को ही अगर हम देखेंगे एज ए इंडेक्स मान के, आप 2015 में ईयर टू ईयर बेसिस पे नेगेटिव परफॉर्मेंस किया था। अभी भी कुछ भी नेगेटिव सेंटिमेंट ईयर टू ईयर बेसिस पे नहीं है। लास्ट एक साल से परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है ग्लोबली, जैसे कि आपने बताया कि ग्लोबली अच्छा परफॉर्म किया है। लास्ट 4 5 साल से तो हम नॉन स्टॉप भाग ही रहे, कोविड के बाद नॉन स्टॉप भाग रहे। तो मार्केट को भी रुकना है, एक तरफा तो मार्केट चलेगा नहीं, मेरा ऐसा व्यू है। आप देखेंगे कैलकुलेशन करके, जिस टाइम पे हर्षद मेहता स्कैम हुआ था 1992 में, हर्षद मेहता स्कैम हुआ, मार्केट नीचे आया, उसके बाद मार्केट फिर से रिकवर हो गया। अगर हम 1929 पे चले जाएंगे, द ग्रेट डिप्रेशन इन द वर्ल्ड, उस टाइम पे मार्केट 10 साल तक परफॉर्म नहीं किया, अगेन मार्केट जो है फिर से रैली किया। अगर हम ट्यूलिप मैनिया का क्रैश भी देखेंगे, उस टाइम पे मार्केट परफॉर्म नहीं किया था, अगेन मार्केट परफॉर्म किया। द लेमन एंड ब्रदर क्राइसिस 2007-8 में देखेंगे हम, उस टाइम पे भी मार्केट 1.5 2 साल परफॉर्म नहीं किया, फिर से मार्केट भागा।
जीएसटी जब आया था उस टाइम पे स्टार्टिंग में मार्केट परफॉर्म नहीं किया, फिर से मार्केट भागा। कोविड के टाइम पे हमने देखा फरवरी मार्च से नॉन स्टॉप मार्केट नीचे गिरा, फिर से पूरा रिकवर होके बिफोर द दिसंबर ईयर टू ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग दिया, उसके बाद लगातार भाग रहा है। अभी लास्ट एक साल से मार्केट नीचे नहीं चल रहा है। सो कहीं ना कहीं वी आर इनटू द बुल रन। हम देखेंगे दुनिया भर का, देश भर का जो पीएम एंड प्रेसिडेंट है इंडिया में आ रहा है, G20 सबमिट हो रहा है। हम कंजम्पशन थीम को लेके बात कर रहे, जो डिफेंस सेक्टर है, जो एफएमसीजी सेक्टर है, और कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल टेंशन पहले भी था, यूएस के साथ रिलेशन अच्छा नहीं था, अभी भी नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप जी जो है, मैं क्या ही बताऊं उनके बारे में। अब उनको किसी कोई भी उनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आदमी क्या कब बोल देगा। इसीलिए हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कब सम टाइम, अभी आईटी प्रेशर में है, अभी जो H1 वीसा को लेके जो न्यूज आया है कहीं ना कहीं, तो ये अलग अलग ये नेगोशिएशन का एक टेक्निक है। हमने टैरिफ के टाइम पे भी देखा कि स्टार्टिंग हुआ था 200% 300% लगा देंगे, बाद में हमने देखा कि 10% 25%, थोड़ा दुश्मनी हो गया तो 50% लगा दिया टैरिफ। तो चाइना के साथ अभी हमारा रिलेशन अच्छा बन चुका है, रशिया के साथ अच्छा हो रहा है। सब फ्रेंडशिप नहीं है, ऑल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बिजनेस पर्पस लोगों के साथ दोस्ती अभी जो आजकल यही हो रहा है। तो मुझे लगता है कि वी आर इनटू द बुल रन, पहले भी हम थे अभी भी है, हम तो कहीं पे भी नेगेटिव नहीं है। और जो विकसित भारत का टीम है और जिस तरीके से जीएसटी का रिफॉर्म हुआ है, मुझे लगता है कि ये अगर कोई लोकल या तो डोमेस्टिक जितने भी इकोनॉमिस्ट एडवाइजर है, अगर वो लोग एडवाइस करते, नहीं हो पाता। जितना प्रेशर ग्लोबली आया है जियोपॉलिटिकली यूएस की वजह से, मुझे लगता है कि ये एक चीज हो रहा है। और लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि कंजम्पशन को लेके बूस्टिंग मिला था, इस साल भी डिफेंस को लेके, रेलवे को लेके और कंजम्पशन थीम को लेके बूस्टिंग हो रहा है। रेट काट हो गया, कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट शॉर्ट टर्म में नहीं होता, इसका इफेक्ट होता है नेक्स्ट 7 से 8 महीने में, टाइम लगता है, हो जाता है धीरे धीरे। सो आप देखेंगे ओवरऑल इंटरप्रिटेशन इज पॉजिटिव, लेकिन उसी तरफ एक तरफ हम देखेंगे मार्केट टाइम करेक्शन भी कर गया। लेकिन हमें प्राइस एक्शन को रिस्पेक्ट करना है, स्टोरी अलग मैं करता हूँ ऑलवेज और प्राइस एक्शन को मैं अलग करता हूँ। तो स्टोरी तो ओवरऑल अच्छा है। एज ए इन्वेस्टर्स मुझे लगता है कि हमें वेट नहीं करना चाहिए। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, सपोज आप 100 रुपीज लेके आ रहे हो मार्केट पे, 50-60% आप अभी इन्वेस्ट कीजिए, बाकी थोड़ा बहुत आप बने रहिए 30-40% कैश में लेके। कभी भी डिप मिलता है उस डिप में आप बाई ऑन डिप करके जाइए, एक्मुलेशन कीजिए। मेरा मानना ऐसा है, छोटा मोटा डिप आता रहेगा। 25,000 से बाई चांस अगर हम 24,500 पे भी आ जाएंगे, तो हम ऐसा नहीं कि बुल मार्केट छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 1.5-2 सालों में निफ्टी 27,500 28,000 ऑन द वे पे है, हम बहुत जल्दी आने वाले। बट अभी थोड़ा बहुत पेशेंस रखिए, जिनका व्यू 1 महीना 3 महीने का ट्रेडर है उनके लिए थोड़ा फेयर है, बाकी इन्वेस्टर्स के लिए कुछ भी प्रॉब्लम मैं नहीं देख पा रहा हूँ।